क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन अलॉन्ग बेसिक साइंस। हम एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं। एंडोक्राइनोलॉजी में जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया टॉपिक, वो आपके पास था पैराथायराइड ग्लैंड, आफ्टर थायराइड ग्लैंड, और उसमें हमने फिजियोलॉजी की आपके पास फर्स्ट स्टेप 1 से और बीआरएस फिजियोलॉजी से। जो आप लोगों ने इंटरनल मेडिसिन की मीन क्या कि क्लिनिकल उसके डिसऑर्डर्स की है, वो आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप 1 से, बीआरएस फिजियोलॉजी से, पैथोमा से और सीके2 से। So from today onward, we are going to start about and adrenal gland। और adrenal gland आपके पास एक ऐसी ग्लैंड है जिसके अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लेक्चर्स होंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इंशाल्लाह इसको मैं वेल ऑर्गेनाइज मेथड में इसको ड्रेस करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखेंगे। हर वो पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आपने वन कलर के साथ मेंशन करना है, और हेडिंग दें आप लोग एड्रिनल ग्लैंड की, हेडिंग दें एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड की सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी फिजियोलॉजी फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप 1 एंड बीआरएस फिजियोलॉजी। जो फर्स्ट स्टेप 1 है उसका पेज नंबर आपके पास 343 है, और जो बीआरएस फिजियोलॉजी है उसका पेज नंबर आपके पास 242 है। तो एड्रिनल ग्लैंड, तो ग्लैंड हर उस चीज को कहते हैं जो कोई ना कोई आपकी क्या करती है, सिक्रीशन देती है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है। तो लिखें लिस्ट ऑफ टॉपिक, लिस्ट ऑफ, प्लीज लिसन टू मी, लिस्ट ऑफ टॉपिक। अब अगर लिस्ट ऑफ टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने इसमें पढ़ना है कि नंबर 1 पार्ट्स एंड लेयर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। सेकंड नंबर पे जो आप लोगों ने इसमें टॉपिक डिस्कस करना वो आपके पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। फिर जो आप लोगों ने यहाँ पे इसी में टॉपिक डिस्कस करना है बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रिनल स्टीरॉयड हार्मोन, बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रिनल स्टीरॉयड्स हार्मोन, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड एंड्रोजेंस, इसकी बात करेंगे। फिर आपके पास फ्रॉम द इंटरनल मेडिसिन, I.M मीन के इंटरनल मेडिसिन में हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की, डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल, बल्कि इस तरह करें, इसको लिस्ट ना करें, इसी की बेस पे हमने बाद में करना है। जब इंटरनल मेडिसिन की मैं बात करूंगा वहां पे लिस्ट ऑफ टॉपिक की बात करेंगे। तो ये वो टॉपिक है जो कि आप लोगों ने फर्स्ट एड की फिजियोलॉजी से और जो आपने बीआरएस की फिजियोलॉजी से अबाउट एड्रिनल ग्लैंड डिस्कस करने हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले तो आप लोग इस तरह करें, हेडिंग लिखे पॉइंट नंबर 1 लिखें। नंबर 1 पॉइंट, इसमें आप लोग लिखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड इज एन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड is an gland lie on kidney, ये किडनी के ऊपर आपके पास छोटी सी ग्लैंड पड़ी होती है। उसके बाद लिखें एड्रिनल ग्लैंड आल्सो नोन एज सुप्रा, एंड आगे लिखें एंड ईच एड्रिनल gland about having weight
वेट 25 ग्राम। इसमें कितना कितना वेट होता है जी 25 ग्राम। अब 25 ग्राम आपको पता है क्या वेट है, कुछ भी नहीं है ना, थोड़ा सा वेट है, लेकिन इसके जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा है। अब उसके बाद लिखें नंबर 2 पॉइंट, लिखें जी एड्रिनल ग्लैंड आल्सो नोन एज, एड्रिनल ग्लैंड आल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। फिर उसके बाद लिखें जी, या फिर और इसी का दूसरा नाम देखें, एड्रीनल ग्लैंड की अगर नाम्स की बात करें तो इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको ये भी कहा जाता है कि लाइफ सेविंग ग्लैंड। तो इसका जो थर्ड नेम है ना, इसी के साथ लिखें कि लाइफ सेविंग ग्लैंड। अब आप लोगों ने बहुत सारी ग्लैंड्स की बात की, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि जनाब अली आप लोगों ने यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की बात की, पैराथायराइड ग्लैंड की बात की, तो उनमें आपने किसी किस्म की देखा कि लाइफ सेविंग का मतलब क्या कंसेप्ट? हाँ, नो डाउट के बॉडी में आपके पास वो नॉर्मल फंक्शन तो करते हैं, लेकिन इस ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि इसके हार्मोन ही लाइफ को सेव करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सुप्रा क्यों कहा जाता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं ना, दिस इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज किडनी। अगर हम किडनी की बात करें तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक राइट है और एक आपके पास लेफ्ट है, 2 किडनीज हैं, और दोनों किडनीज के ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे आपके पास क्या पड़ी हुई है कि ग्लैंड्स, और इनको क्या कहा जाता है, एड्रीनल ग्लैंड। और फिर 2 किडनी है तो एड्रीनल ग्लैंड कितनी हो गई, 2। याद रखें लफ्ज आपके पास देखें, इसको याद रखने के लिए ना एडी का मतलब क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और डी इसके साथ ऐड करूं तो मतलब ऐड है, ऐड करना किसी चीज में जमा करना, कहां पे, रीनल के ऊपर। तो अब रीनल के ऊपर एक चीज क्या हमने किया, ऐड, और उसका नाम क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। बात समझ आई? नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं, इसमें लिखें जी हेडिंग देते हैं, हमने जो टॉप लिस्ट बनाई है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स एंड लेयर्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। अब प्रॉपर एक हेडिंग दें। देखिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने इसको स्टार्ट किया है, बिल्कुल स्टार्ट से, बेसिक से लेकर, ताकि आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को जो है ना मसला ना बने। तो लिखें नंबर 1 टॉपिक, पार्ट्स एंड लेयर्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। तो इसमें सबसे पहले तो लिखें नंबर 1 एड्रीनल ग्लैंड हैविंग 2 पार्ट्स। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, एक आउटर पार्ट है और एक आपके पास इसका क्या जी, इनर पार्ट है। लिखें इनर पार्ट और लिखें जी आउटर पार्ट, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट। और इनर पार्ट को आप लोग कहते हैं जी एड्रीनल मेडुला, इन द सेंटर। इसके बारे में ये याद रखें, इन द सेंटर। और फिर लिखे पेरिफेरली में आपके पास है एड्रीनल कोर्टेक्स। अगर किसी का जहां पे भी क्वेश्चन हुआ मुझे बता दीजिए, एड्रीनल कोर्टेक्स इन पेरिफेरी, ये आपके पास कहां पे होता है जी, पेरिफेरी में। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी। यहां पे ये जो एड्रीनल कोर्टेक्स है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिखें एड्रीनल कोर्टेक्स इन पेरिफेरली फर्दर हैविंग 3 लेयर्स। इसकी आगे कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स। एक साइड पे डायग्राम के लिए जगह छोड़ दीजिएगा या फिर एंड पे डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। तो फर्दर हैविंग 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं जी, इसमें लिखें निमोनिक, मैंने आपको बताया था अगर आप लोगों को याद हो, निमोनिक लिखें। इसमें निमोनिक आपके पास किडनी का काम क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्टर करना ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लिखें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये इसका निमोनिक है इन 3 लेयर्स का। तो सबसे पहले आप लोग लिखें यहां पे आउटर मोस्ट लेयर,
आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट, और अगर आउटर मोस्ट की बात करें तो आपके पास क्या है, जोना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, और जोना का मतलब होता है लेयर, ये लिख लीजिएगा, जोना किसको कहते हैं, लेयर को। फिर नंबर 2 पे याद रखिएगा आपके पास है जी मिडल लेयर, मिडल, और मिडल में आपके पास क्या है, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, और फिर आपके पास है जी इनर मोस्ट, इनर मोस्ट आपके पास जो है वो आपके पास है जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, और इनके अपने अपने क्या है जी फंक्शंस हैं। तो देखें अब सबसे पहले तो देखते हैं इस लेयर के बारे में, जोना जो ग्लोमेरुलोसा है इसका फंक्शन क्या है। इसके अगर फंक्शन की बात करें तो प्रोड्यूस, जोना ग्लोमेरुलोसा रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस टू, लिखें प्रोड्यूस, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस मिनरल कॉर्टिकॉइड, ये आपके पास क्या करती है, मिनरल कॉर्टिकॉइड को प्रोड्यूस करती है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। अच्छा जी, ये जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं याद रखिएगा इसके बारे में कि इसका एक और पॉइंट लिखिए कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स डील विद मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ, हाँ जी, डील विद मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल्स, ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स भी एग्जांपल के तौर पर अगर मैं साथ में लिखवाऊं तो आपके पास क्या है, सोडियम, पोटेशियम, और याद रखिएगा कि इसमें ये जो रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनरल कॉर्टिकॉइड है इसमें फर्दर आगे आपके पास मतलब के 2 हार्मोन्स हैं, और मिनरल कॉर्टिकॉइड की लिखें जी 2 टाइप ऑफ हार्मोन, इसके आगे फर्दर 2 टाइप ऑफ हार्मोन है, एक आपके पास है एल्डोस्टेरोन, एक आपके पास है पोटेंट, मतलब कि जिसकी ज्यादा पोटेंसी है पोटेंट, और एक आपके पास है जनाब अली इसमें वीक, पोटेंट एंड वीक। पोटेंट को पोटेंट कहते हैं जनाब अली एल्डोस्टेरोन को, एल्डोस्टेरोन, और कभी कभार ना आप लोगों को प्रोफेसर से या टीचर से या फिर हॉस्पिटल में मिनरल कॉर्टिकॉइड का जो दूसरा नाम है आपको मिलेगा क्या, जनाब अली एल्डोस्टेरोन, ठीक हो गया, क्योंकि ये पोटेंट है इसको लोग मिनरल कॉर्टिकॉइड को दूसरा नाम कभी कभार लिख देते हैं क्या, एल्डोस्टेरोन। फिर इसी के साइड बाय साइड आप लोग लिखेंगे जी इसका जो वीक है वो है 11 डीऑक्सी कार्टिको, 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो एल्डोस्टेरोन है ना ये आपके पास है जी 21 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, और ये भी आपके पास क्या है 21 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। तो इनके बारे में अभी बात करते हैं, डोंट वरी। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी आपके पास फंक्शन जोना फेसिकुलेटा का, अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या है, अच्छा यार यहां से एमसीक्यू आता है, ठीक है, ये एमसीक्यू आता है और यहां से भी एमसीक्यू आता है कि भाई कौन सी लेयर किस हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यस यू कैन ओके करें। तो इसका लिखें जी फंक्शन जोना फेसिकुलेटा का अगर फंक्शन की बात करें तो आप लोगों ने इसके फंक्शन लिखने हैं, नंबर 2 पे लिखें प्रोड्यूस, प्लीज प्रोड्यूस, ये आपके पास जनाबेली प्रोड्यूस करती है टू ग्लूकोकॉर्टिकाइड, किसको, ग्लूकोकॉर्टिकाइड, और ग्लूकोकॉर्टिकाइड आपके पास जो रेगुलेट करता है, रेगुलेट, इसका जो फंक्शन है रेगुलेट टू मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म ऑफ
ग्लूकोज, ठीक होगा, लफ्ज से जाहिर है, ठीक होगा जी। ये एक ऐसा मतलब के हार्मोन है जो आपके पास किसको रेगुलेट करता है, डील करता है ग्लूकोज को। बट ये भी बात याद रखिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लोग इसको मिस कर जाते हैं। बट एट हायर लेवल, एट हायर लेवल, बट एट हायर लेवल, आपके हायर लेवल पे ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड आल्सो, हाँ जी, आल्सो रेगुलेट टू मेटाबॉलिज्म ऑफ, आल्सो रेगुलेट, रेगुलेट टू मेटाबॉलिज्म, टू मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल्स। भाई मिनरल्स को जो मेनली डील करता है वो तो आपके पास मिनरल कोर्टिकॉइड है ना, लेकिन आपके पास जो जनाबेली ग्लूकोकोर्टिकॉइड है, ये हायर लेवल पे अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो फिर उस टाइम आपके पास इसमें भी क्या करता है, ये भी मिनरल के साथ है, इसके मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल, मिनरल्स एग्जांपल के तौर पर आपके पास जनाबेली सोडियम एंड पोटाशियम, और इवन देन कि यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन आयन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट यहां से पता चल गया। फिर उसके बाद फंक्शन किसका रह गया, जोना रेटिकुलरिस का। तो अगर इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों ने ये लिखना है कि भाई इसको, अच्छा जी, अब इसका जो फंक्शन है ना, प्रोड्यूस टू जनाबली एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। देखिए एस्ट्रोजन इज अ डोमिनेंट हार्मोन ऑफ द फीमेल। हाँ ये बात जरूर है कि एस्ट्रोजन मेल में भी पाया जाता है लेकिन डोमिनेंट नहीं है। टेस्टोस्टेरोन इज अ डोमिनेंट हार्मोन ऑफ द मेल, लेकिन ये फीमेल में भी पाया जाता है लेकिन डोमिनेंट नहीं है। बात करेंगे इंशाल्लाह आगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे एंडोक्राइन का जो फर्स्ट लेक्चर है जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों में से कुछ बच्चों ने किया भी होगा, उसमें मैंने ये बातें की हुई थी। आप लोगों को अब रिकॉल करवाऊंगा, लिखें फर्स्ट लेक्चर रिकॉल। तो ये लिख लिया आपने, अच्छा जी। फर्स्ट लेक्चर को रिकॉल करवाने लगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने वहां से देखे होंगे। फर्स्ट लेक्चर रिकॉल, अच्छा जी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये कहा था कि आपके पास है टाइप ऑफ हार्मोन्स। टाइप्स ऑफ हमने लिखा था, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, टाइप्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन की आपके पास कुछ क्या है जी, टाइप्स हैं। और हार्मोन्स कैन बी स्टेरॉइड इन नेचर, हार्मोन कैन बी अमाइन इन नेचर। कुछ हार्मोन आपके पास ड्राइव होते हैं अमाइनो एसिड से, कुछ हार्मोन आपके पास ड्राइव होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, जो कि आप लोगों के सामने है। कोलेस्ट्रॉल की जो हार्मोन है, जिस तरह के एल्डोस्टेरोन, जिस तरह के आपके पास मिनरल कोर्टिकॉइड है, जिस तरह के आपके पास ग्लूकोकोर्टिकॉइड है, जिस तरह के आपके पास एंड्रोजेंस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेरॉइड इन नेचर हार्मोन है। तो आप लोग लिखे अमाइन इन नेचर हार्मोन। फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा था कि अमाइन इन नेचर हार्मोन, और अमाइन इन नेचर हार्मोन की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें आपके पास 4 से 6 हार्मोन्स आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों ने ऑलरेडी बात की है। मैं जस्ट रिकॉल करूंगा, जिस मैंने आप लोगों ने ये फर्स्ट लेक्चर में देखना है। आपके पास T3 या T4 है, आपके पास जनाबली एपिनेफ्रिन, जिसको नॉन एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन भी कहा जाता है, जो आपके पास नॉन एपिनेफ्रिन, जिसको नॉन एड्रेनालिन भी कहा जाता है। तो ये आपके पास कुछ हार्मोन्स हैं जो कि आपके पास क्या है, अमाइन इन नेचर। Tyrosine is one of the amino acid which are responsible for release to amine in nature hormone. One is T3, second is T4, which are released from the thyroid gland. ऐसे ही है ना, ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, उसके बाद डोपामिन, ये आपके पास कहां से रिलीज होते हैं, ये आपके पास जनाबेली इस एड्रीनल ग्लैंड से। कहां के एड्रीनल ग्लैंड से, वो अभी बात करते हैं। मेरी बात समझे, ये मैंने क्यों नहीं लिखा बोला, फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने डिटेल में कर ली, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। तो लिख लें अमाइन इन नेचर हार्मोन में फॉर एग्जांपल T3, T4, एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनालिन भी कहते हैं, और नॉन एपिनेफ्रिन,
ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट इसके याद रखें। उसके बाद वन इज मेलानिन एंड फिफ्थ इज जनाब आपके पास क्या है, डोपामीन। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, अमाइन इन नेचर हार्मोन। और इन ये कहां से आपके पास सारे के सारे बने होते हैं, टायरोसिन डेरिवेटिव, ये सारे के सारे टायरोसिन से बनते हैं। ठीक हो गया जी। और टायरोसिन इज वन ऑफ द एसेंशियल माइनो एसिड। कुछ आपके पास एसेंशियल्स हैं, कुछ नॉन एसेंशियल्स है। टायरोसिन वन ऑफ द एसेंशियल माइनो एसिड। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। उसके बाद लिखे 10 हार्मोन्स इन बॉडी, लिखे नंबर 2 पे स्टेरॉइड इन नेचर हार्मोन, स्टेरॉइड इन नेचर हार्मोन। अगर इसकी हम बात करें ना, तो स्टेरॉइड इन नेचर हार्मोन टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल आपके पास है जनाबेली 10। कितने, 10 आउट ऑफ 10 जनाबेली 4 आपके पास कहां से आते हैं, इस एड्रीनल ग्लैंड से। ये बड़ी डिटेल में मैंने टॉपिक आप लोगों में से कुछ बच्चों को पता होगा, जो न्यू कमर्स हैं यहाँ पे, इनको तो देखना होगा, बाकी जो और उनको पता। ठीक है, अच्छा जी। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। और आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो स्टेरॉइड इन नेचर हार्मोन है, अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें ना, सिंपल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल की बात करता हूं, तो कोलेस्ट्रॉल आपके पास है 27 कार्बन कंपाउंड, 27 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मेरी बात आप लोग समझे। अब अगर इस 27 में से जनाबेली हम, हाँ जी, 27 में से अगर हम माइनस करें, फॉर एग्जांपल 27 में से मैं 6 को क्या करता हूं, माइनस, बाकी कितने रह जाएंगे, 21 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ऐसे ही है ना। और 21 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है। एल्डोस्टेरोन के मिनरकोर्टिकॉइड की मैंने बात की है, मैंने ग्लूकोकोर्टिकॉइड की अभी थोड़ी देर पहले मैं बात किया, वो एल्डोस्टेरोन की मैंने बात की है, 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन की मैंने बात की है। तो ये आप लोगों को वहां पे इसकी फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं जी, आपके पास है 2 एंड्रोजेंस। लिखिएगा कि 2 आपके पास दो तो ये है ना, 21 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, 2 आपके पास एंड्रोजेंस हैं, 2 एंड्रोजेंस। एक नोट लिखें अब ये आप लोगों के लिए ना, 2 एंड्रोजेंस। हसन, हाँ जी। तो अगर हम 2 एंड्रोजेंस की बात करें, तो एंड्रोजेंस 19 एंड्रोजेंस जो है ना, इसमें आपके पास जो 2 है, ये आपके पास 19 कंटेनिंग कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, 19 कंटेनिंग कार्बन मॉलिक्यूल्स। और इसको आप अड्रीनो एंड्रोजेंस भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। इसको आप लोग क्या कहते हैं, 2 एंड्रोजेंस को अड्रीनो एंड्रोजेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये अड्रीनल ग्लैंड से आपके पास आ रहे हैं। अब इसमें जो आपके पास 219 है ना, अगर मैं उनकी बात करूं, तो एक आपके पास है जनाबे अली DHEA, इसकी एब्रिवेशन क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। फिर आपके पास है ASD, आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट की बात नहीं करनी यहां पे, CVS में नहीं जाना। यहां पे जो इसकी एब्रिवेशन है वो लिख लें कि जनाबे अली एंड्रोस्टिनोडायोन, और जो इसकी एब्रिवेशन वो भी लिख लें, डिहाइड्रो ऑक्सी एपी डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिनोन, मतलब डिहाइड्रो एपी, डी से ये आपके पास हो गया, एच से हाइड्रो हो गया, ई से एपी हो गया, और ए से एंड्रोस्टिनोन। ठीक होगा जी। ये आपके पास है 90, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने कोई इंपॉर्टेंट, जस्ट आगे इसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने लिखवा दिया, रिकॉल किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें अच्छा जी, हर वो चीज बॉडी की जो हमारे कंट्रोल में है, उसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रल
सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ऐसे ही है, हर वो चीज जो हम अपनी मर्जी से करते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और हर वो चीज जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर पाते वो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ऐसे ही है ना, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पता ये चला कि पूरी एड्रीनल ग्लैंड आपके पास जो कंट्रोल कर रही है ना चीज बॉडी में, वो आपके पास हाइपोथैलेमस है। वो क्या चीज है? हाइपोथैलेमस। लेकिन अब डिटेल में जाने से पहले ये दो चीजें आपको समझ आई है। टू एंड्रोजेंस है बेसिकली ना। डीएचई आपके पास क्या चीज है इसकी मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा। एएसटी आपके पास क्या चीज है इसकी बात करेंगे। ये जो आपने लिखे ना कि एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, वो आपके पास डीएचई से बनता है और वो आपके पास एएसटी से बनता है। ठीक है, डोंट वरी। लेकिन अभी हम लिखते हैं ये चीज एक साइड पे रख दें। अच्छा जी, अब आपके पास आपने एड्रीनल कॉर्टेक्स की तो बात कर ली है। पार्ट कौन सा रहेगा आपके पास? एड्रीनल मेडुला। फिर जाते हैं जी आपके पास हाइपोथैलेमस पे। लिखें नंबर 2 जो पार्ट है, नंबर 2 पे लिखें। यार आपने ऑर्गेनाइज करके लिखना है। पहले आपने क्या लिखा है? फर्दर 3 जो है उनके फंक्शन लिखे। अब आप लिखने लगे हैं क्या चीज है? एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला। अगर एड्रीनल मेडुला की बात करें ना तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जनाब अली यहां पे कि इसका जो दूसरा नाम है, इसका लिखें दूसरा नाम। सेकंड नेम इसका क्या है? सेकंड नेम कभी कभार पूछा जाता है कि लार्जेस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन। लार्जेस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसका जो फंक्शन है वो लिख लें। इसका फंक्शन आपके पास क्या है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ कैटाकोलामाइंस। और कैटाकोलामाइंस के बारे में याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है एड्रीनोमेडुलरी हार्मोन। सेकंड नेम इसका एड्रीनोमेडुलरी हार्मोन, इसका सेकंड नेम। और अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कैटाकोलामाइंस बेसिकली कौन कौन से हैं, बताएंगे मुझे? नंबर 1 जनाब अली एपिनेफ्रीन। ऐसे ही है ना, एपिनेफ्रीन के इंजेक्शन लगाते हैं ना। अच्छा, उसके बाद एपिनेफ्रीन का जो दूसरा नाम है एड्रीनालिन। और जनाब अली जो नॉर एपिनेफ्रीन, और नॉर एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम क्या है? नॉर एड्रीनालिन। और थर्ड पे लिखे यहां पे डोपामिन। तो भाई ये जो सेट ऑफ हार्मोन है ये आपके पास क्या है? कैटाकोलामाइन। और कैटाकोलामाइन को रिस्पॉन्सिबल कौन सा बंदा है? एड्रीनल मेडुला। आप लोगों को 3-4 चीजें मैंने बता दी। ये जो फंक्शन जो अभी तक मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बताई वो तो यही है ना। तो जोना ग्लोमेरुलोसा रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनरकोर्टिकाइड, जोना फेरिकुलेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोकॉर्टिकाइड एंड जोना रेटिकुलरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड्रोजेंस। और जो आपके पास जनाब एड्रीनल मेडुला है इसमें आपके पास क्या चीज है कि 3 सेट ऑफ हार्मोन है जिसका नाम क्या है? हाँ जी, एंड मतलब कैटाकोलामाइन। ठीक हो गई। तो ये आप लोगों ने बात की। अब लिखें जी क्रॉस सेक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एक डायग्राम बना लें सारी। ठीक है, नीचे एक छोटी सी आपके पास डायग्राम होनी चाहिए। तो इस तरह ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हसन है, ये सर्जन है, जनाब अली पेशेंट आया, उसको मसला था एड्रीनल एडिनोमा था। इन्होंने क्या किया कि वहां पे सर्जरी करनी थी तो क्रॉस सेक्शन लिया ना। क्रॉस सेक्शन, अगर क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो जनाब अली इस तरह एक ट्राइंगुलर शेप में, ये आपके पास इस तरह फॉर एग्जांपल ट्राइंगुलर शेप है, इसके सेंटर में कुछ यूं एक चीज पड़ी हुई है। ठीक है, सपोज कर लें। और इसके बाहर आपके पास एक ये चीज है। फिर आप लोग यहां पे इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे इसमें जो आपके पास सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट जो लेयर थी वो क्या थी? जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर उसके बाद मिडल
जोना फेसिकुलेटा, फिर उसके बाद जोना रेटिकुलरिस, और इन सब के कॉम्बिनेशन का नाम क्या है जी? ये सारी लेयर किस में आती हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स, जबरदस्त, एड्रीनल एड्रीनल कॉर्टेक्स में। और यहाँ पे इसके सेंटर में आपके पास क्या चीज है? हाँ जी, एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला। और भाई मुझे ये बताएं, अब किसी को कोई यहाँ पे मसला है किसी किस्म का, तो ये आप लोगों को ऐसे इसकी तरतीब जो है ना आनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि आपके पास ये सारी की सारी ग्लैंड जो है कौन कंट्रोल करता है? हाँ जी, हाइपोथैलेमस, ऐसे ही है ना। तो और हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो जनाब अली इसमें हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ऐसे ही है। और ये फोर ब्रेन में आपके पास पड़ा हुआ है। तो अब आप लोग हेडिंग दे दें, एक्सिस फॉर रिलीज ऑफ, लिखें जी, हेडिंग दें टॉपिक नंबर 2। हेडिंग ये आपका टॉपिक नंबर 1 हो गया जी, यहां से क्लियर, मतलब उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक नंबर 1 जो है ना वो क्लियर है जी। हाँ जी वो करते हैं। और उसके बाद सिंथेसिस में तो लिखें नंबर 2 पे लिखें एक्सिस फॉर रिलीज ऑफ जनाबे अली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक्सिस फॉर रिलीज ऑफ, बल्कि इस तरह करें, एक्सिस फॉर रिलीज ऑफ एड्रीनल हार्मोन्स। एक अच्छी सी ना हॉरिजॉन्टल पेजेस पे ना आप लोगों ने डायग्राम बनानी है, साइड बाय साइड अगर किसी ने लिखने वो उसके स्टेप बना लीजिएगा। मैं डायग्राम सिर्फ जस्ट समझाऊंगा, ठीक है? तो डायग्राम एक बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोगों ने बनानी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिख लिया ना, मैं एक साइड से स्टार्ट करने लगा हूं यहां से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पे है जी हायर सेंटर, क्या है? हायर सेंटर। और हायर सेंटर बेसिकली आपके पास क्या है? बोथ ऑफ द ब्रेन, बोथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज, हाँ जी, हाइपोथैलेमस। ये आपके पास हायर सेंटर है और यहां पे आपके पास है जी हाइपोथैलेमस। एंड हाइपोथैलेमस बिलो कनेक्टेड विद मास्टर ग्लैंड नोन एज, हाँ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक होगा। अब यहां पे अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपके पास हाइपोथैलेमस, अगर ये डायग्राम आ गई तो आगे सारा एक्सिस क्लियर है। हाइपोथैलेमस ये आपके पास पिट्यूटरी स्टॉक है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी स्टॉक। और ये मतलब कि आपके पास क्या करता है? हार्मोन्स को नीचे ड्रेन करवाता है। और ये आपके पास क्या है जी? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड हैविंग फर्दर 3 पार्ट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। और ये आपके पास क्या चीज है? पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिया, ऐसे ही है ना, पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब होता क्या हाइपोथैलेमस में? हाइपोथैलेमस के बारे में याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायंसिफ्लॉन। अगर आप एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करें न्यूरोलॉजी से तो जनाबे इज अ पार्ट ऑफ डायंसिफ्लॉन एंड डायंसिफ्लॉन इज अ फर्दर पार्ट ऑफ फोरब्रेन, ये आपके पास फोरब्रेन का क्या है जी? पार्ट है। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पे तो लिखे, यहां पे हमने ये बात की थी कि आपके पास जनाबे अली कुछ न्यूक्लियाई हैं जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाते हैं। 10 न्यूक्लियाई हैं विच लाई इन द हाइपोथैलेमस एंड आउट ऑफ 10 इज 4 आर एंडोक्राइन न्यूक्लियाई। 4 ऐसे हैं, टोटल 10 है, टोटल इसके अंदर 10 न्यूक्लियाई हैं। उन 10 में से 4 जो आपके पास क्या करते हैं? एंडोक्राइनल फंक्शन रखते हैं। और उन 10 का जो निमोनिक है, सॉरी, उन जो 4 का निमोनिक है ना, जो एंडोक्राइनल न्यूक्लियाई है, निमोनिक एंडोक्राइन जनाबे वाली न्यूक्लियाई, एंडोक्राइन न्यूक्लियाई इन हाइपोथैलेमस
इन हाइपोथैलेमस, उसका निमोनिक है मैप, निमोनिक क्या है जी, मैप। और मैप में से जिसकी हमें आज जरूरत है वो आपके पास है पीवीएन, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। मैंने सिर्फ इसकी ये तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो पी से यहां पे आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस इसका नाम क्या है, पीवीएन। पीवीएन का मतलब है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, क्या, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और ये जो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है ना, ये यहां से क्या करता है, जब इसको ब्रेन से सिग्नल मिलता है ना, तो भाई पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जब जैसे ये स्टिमुलेट होगा और ये पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज टू, हाँ जी, रिलीज टू कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, ये लिख लें सीआरएच। ये सीआरएच को क्या करता है, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक होगा। ये जो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, जिस हार्मोन के साथ भी रिलीजिंग आ जाए वो कहां से आता है, हाइपोथैलेमस से। अब ये कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी स्टॉक, ये आपके पास कहां पे आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पे ऑलरेडी एक सेल पड़ा होता है जिसका नाम है कॉर्टिकोट्रॉफ सेल। सेल का नाम क्या है, कॉर्टिको, लिख लें जी इस सेल का नाम कॉर्टिको, कॉर्टिकोट्रॉफ ट्रॉफ सेल। और कॉर्टिकोट्रॉफ सेल पे जैसे कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन आता है ना, तो इसको क्या करता है, एक्टिवेट। जब इसको एक्टिवेट करता है तो यहां से आपके पास रिलीज क्या करता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एसीटीएच, ठीक हो गया। अब ये जो एसीटीएच है इसके बारे में याद रखिएगा, एसीटीएच आपके पास जो है ये स्टिमुलेट करता है। देन अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो एसीटीएच है इसने क्या करना है, इसने वाई ब्लड के थ्रू जनाबली क्या करता है, यहां पे सपोज कर लें कि आपके पास बीन शेप स्ट्रक्चर नोन एज किडनी है। अब ये जनाबली क्या करेगा, इस किडनी के पास आएगा और किडनी के ऊपर आपके पास क्या पड़ी हुई है, 25 ग्राम, हाँ जी, इन वेट एड्रीनल ग्लैंड। विद द हेल्प ऑफ आपके पास जनाबली ये जो एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन है ये कहां पे आएगा, एड्रीनल ग्लैंड के पास। और एड्रीनल ग्लैंड के आपके पास कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। ये एड्रीनल कोर्टेक्स के पास आएगा, हाँ जी, हेयर लिखें प्लीज, यहां पे देखें, हेयर स्टिमुलेट टू एड्रीनल कॉर्टेक्स, यहां पे एड्रीनल कॉर्टेक्स, हेयर स्टिमुलेट टू एड्रीनल कॉर्टेक्स लेयर, एड्रीनल कॉर्टेक्स लेयर। यार आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं, ये सबको समझ आ रही है, अच्छा। ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स की लेयर, और एड्रीनल कॉर्टेक्स की लेयर कितनी है, अब जल्दी से बताएं प्लीज, 3 लेयर्स है ना, कौन कौन सी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर है ना, तो भाई स्टिमुलेट टू एड्रीनल कॉर्टेक्स लेयर नोन एज जिसको हमने निमोनिक क्या दिया, जीएफआर। मेरे ख्याल में ये बात अंडरस्टैंडेबल ऐसी है ना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आगे। अब जब ये स्टिमुलेट करेगा, मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि जब ये स्टिमुलेट करेगा इसको, तो ये भाई अपने अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन को रिलीज करेगा ना। जो अजोना ग्लोमेरुलोसा है ये किसको रिलीज करेगा, ये आपके पास जनाबली, हाँ जी, मिनोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करेगा। जोना फेसिकुलेटा किसको करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करेगा। और रेटिकुलरिस किसको रिलीज करेगा, एंड्रोजेंस को। पता ये चला कि जनाब अली जब तक आपके पास ब्रेन से सीआरएच ना आए, वो आपके पास, उसके बाद कॉर्टिकोट्रॉफ से आपके पास एसीटीएच ना आए, फिर ब्लड के थ्रू अगर यहां पे नहीं आता तो फिर आपके पास अगर नहीं आता तो फिर ये वाले लेयर से स्टिमुलेट नहीं होंगे, ये स्टिमुलेट नहीं होंगे तो आपके पास हार्मोन भी रिलीज नहीं होंगे। बात समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट, अच्छा जी, हाँ जी, तो आप लोग अब यहां पे एमसीक्यूज और क्लिनिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोगों को वहां पे याद होनी चाहिए। यहां पे लिखें स्टिमुलाई फॉर एड्रीनल कोर्टेक्स लेयर्स। तो भाई आपने कितनी लेयर पढ़ी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो याद रखिएगा इन दोनों के लिए जो मेनली स्टिमुलस है ना, मेनली स्टिमुलेट बाय एसीटीएच। ये आया था ना एसीटीएच यहां पे, अच्छा। और इसके बारे में लिखे मेनली
stimulate sorry mainly stimulate by hyperkalemia, मतलब कि आपके पास पोटाशियम का लेवल ब्लड में क्या होना ज्यादा, इंक्रीज पोटाशियम लेवल इन द ब्लड, हाइपरकलेमिया। और साथ में आपके पास जनाबे लिखे एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2, ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट इसका याद, हाँ नो डाउट कि ये आपके पास एंड आल्सो स्टिमुलेट बाय ACTH। भाई मैंने बात क्या की है, मैंने ये कहा कि अगर आपसे कोई पूछे ना मेनली स्टिमुलस फॉर जोना ग्लोमेरुलोसा, तो आपके पास क्या चीज है जी डॉक्टर जैन, मेनली स्टिमुलस क्या चीज है, हाइपरकलेमिया, एंजियोटेंसिन 2, और जो आपके पास लेकिन होने पे ACTH से भी हो सकती है। बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, उसके बाद अब मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे वैसे क्वेश्चन है भाई, अंडरस्टैंड करना आप लोगों ने। अब ये जो सॉरी क्लिनिकल यार, इस एक्सिस की ना इंपॉर्टेंस आपको बताने लगा, प्लीज फोकस करिएगा। आपने पढ़ी अभी तक फिजियोलॉजी। अब ये जो कॉर्टिकोट्रॉफ्स है, मेरा आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर उकाशा, क्या इसका एडिनोमा हो सकता है? क्या इसका बिनाइन ट्यूमर हो सकता है ना? तो भाई इसका अगर एडिनोमा हो जाता है, अभी बस सुनना है, मुझे सुनना है, क्योंकि हर वो चीज जो मैं स्पीड से बोलूंगा आगे मैंने किसी ना किसी जगह पे लिखवानी है। एडिनोमा, और अगर इसका एडिनोमा हो जाए तो मुझे एक बात बताएं, ACTH का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा ना। ट्यूमर की वजह से, कैंसर की वजह से ACTH का लेवल क्या होगा? ज्यादा। जब ACTH का लेवल ज्यादा होगा, इसी को कहते हैं प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। ठीक है, इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर जनाबे अली आपके पास सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं ना, तो वो ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एड्रीनल ग्लैंड का अपना तो मसला ना हो, प्राइमरी उसको कहते हैं जब ग्लैंड का अपना मसला हो। एडिनोमा इज अ, हाँ जी, किसका मसला? अपना ग्लैंड का मसला, इसलिए इसको प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को टीबी है, टीबी का जो कॉजेटिव एजेंट है वो आपके पास MTB है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में अगर आपके पास ऑन द टाइम उसको ट्रीट नहीं करते तो टीबी कैन बी कन्वर्ट इनटू मिलियरी टीबी या डिसएमिनेटेड टीबी। और डिसएमिनेटेड टीबी आप लोग जानते हैं ना कि कैन बी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर वो टीबी आके जनाबे अली आपकी इन्वॉल्व करे 3 लेयर्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स को, तो फिर भी तो मसला हो सकता है ना। तो फिर भी तो यहाँ पे आपके पास अगर जोना ग्लोमेरुलोसा है, इधर से मिनोकॉर्टिकॉइड का लेवल ज्यादा होगा ना जनाब अली, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल ज्यादा होगा ना, मतलब क्या कहने, ये आपके पास फिर क्या होगी? सेकेंडरी, क्योंकि अदर देन काज किसका आपके पास है? एड्रीनल ग्लैंड से। मेरी बात नहीं आप लोग समझे, इसको कहते हैं सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। ये इंशाल्लाह आप लोग बातें करें। अब यहां पे पॉइंट ये याद रखने वाला है। अच्छा जी, ये जो जोना फेसिकुलेटा है ना, जब किसी को टीबी हो, फॉर एग्जांपल टीबी पेशेंट है, नॉन केस, यहां पे लिखिएगा जरा इसके साथ समझाने के लिए, नॉन केस ऑफ टीबी, नॉन केस ऑफ टीबी है। अब जनाब जब नॉन केस ऑफ टीबी है तो कैन बी लीड टू, कैन डेवलप, हाँ जी, कैन डेवलप आपके पास सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। भाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ जी, हो सकती है ना। अच्छा, जब सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी होगी तो जोना फेसिकुलेटा जो लेयर है ना, यहां से क्या होगा? रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्ट है, रिजल्टेंट फ्रॉम जोना फेसिकुलेटा, हाँ जी, रिजल्टेंट फ्रॉम जोना फेसिकुलेटा आपके पास क्या ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा? हाँ जी, इंक्रीज कोर्टिसोल। हाँ जी वही है, नहीं, इसमें से आपके पास हार्मोन कौन सा आता है? जोना फेसिकुलेटा से, जोना फेसिकुलेटा से आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपके पास मतलब कॉर्टिसोल है, उसका मतलब आगे हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज टू कॉर्टिसोल, ये किसको रिलीज करती है? कॉर्टिसोल को। बेसिकली हमने इसको डिस्कस करना है।
अब एक तो ये बीमारी की वजह से भी हो सकता है, नॉर्मली भी ये किसको रिलीज करेगी, जोना जोना फेसिकुलेटर नॉर्मली भी किसको रिलीज करेगी, आपके पास है कार्टिसोल को। मेरी बात नहीं समझे, फिजियोलॉजिकली भी इसको रिलीज करेगी और बीमारी में भी इसको रिलीज करेगी। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं। अब फिजियो में रहे ना, जोना फेसिकुलेटा आपके पास रिलीज क्या करती है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, और ग्लूकोकोर्टिकोइड में जो हार्मोन है आपके पास वो कौन सा है, कार्टिसोल। और अब इसकी बात आगे करते हैं। और कार्टिसोल के बारे में बात ये याद रखिएगा, ये आपके पास एक क्या है जी, स्ट्रेस हार्मोन है। ये आपके पास क्या है, स्ट्रेस हार्मोन। ये इसके बारे में याद रखिएगा, ये क्या है, स्ट्रेस हार्मोन। मुझे एक बात बताएं, जब किसी का आरटीए होगा, जब कोई बंदा एग्जाम में बैठा होगा, या आप लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, आपकी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ना कि यार जो सर बोर्ड पे लिख रहे हैं कहीं कहीं कोई पॉइंट ना मिस हो जाए, या जो सर मतलब कि बोर्ड है कहीं वो भी सुनना है बड़े अच्छे तरीके से ताकि कोई पॉइंट ना मिस हो जाए। तो स्ट्रेस है ना इस टाइम, इस स्ट्रेस को जो फेस करने वाला, स्ट्रेस के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल आपके पास कम होना चाहिए कि ज्यादा, ग्लूकोज की कंजप्शन बाय ब्रेन इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज ना, तो उस ग्लूकोज को पूरा करना इस कार्टिसोल का काम है। नहीं मेरी बात समझे, मैं आगे देखें। अच्छा जी, तो लिखें इनहिबिट टू कार्टिको। अब एक और बात, जब ये कार्टिसोल बहुत ज्यादा हो जाए ना, ये बात भी समझ लीजिएगा प्लीज, ये आपके बीआरएस फिजियोलॉजी ने की हुई है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप जाए ना जरा, ये बंद करो। जैना आप क्या कर रहे थे यार, ये तो फिर स्टार्ट होगी। अच्छा, तो इंक्रीज कार्टिसोल जब स्ट्रेस में या किसी भी सिचुएशन की वजह से, ड्यू टू एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, इंक्रीज कार्टिसोल लेवल, इनहिबिट टू जनाब अली, इनहिबिट टू कार्टिकोट्रोफ सेल्स, कार्टिकोट्रोफ सेल कहां पे जी, इन एपीएल, ऐसे है ना, कहां पे पड़े कार्टिकोट्रोफ सेल्स, इन एपीएल। और जब कार्टिकोट्रोफ सेल्स आप एपीएल में इनहिबिट होंगे तो आपके पास कंट्रोल करेगा किसको, कंट्रोल टू रिलीज ऑफ, हाँ जी, रिलीज ऑफ किसको, एसीटीएच। अब यहां पे देखें एक कंट्रोल टू रिलीज ऑफ ओवन सक्रीशन, कंट्रोल टू रिलीज ऑफ ओवन सक्रीशन। अपनी ही सक्रीशन को कार्टिसोल क्या कर रहे हैं, मतलब के कंट्रोल कर रहे हैं। बात सुन लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर एग्जांपल जैसे ही कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज हुआ ना, जैसे ही कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज हुआ, इस कार्टिसोल ने क्या किया, एक तो इसको इनहिबिट किया और दूसरा ये इनहिबिट करता है किसको, इसको, इन दोनों जगहों पे इनहिबिट करता है। ठीक हो गया, कार्टिसोल अपनी ही सक्रीशन को खुद ही क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं बॉडी के अंदर। ये नेचर की ब्यूटी है ना। फिर रब्बी कसीबान, कौन कौन सी नेमतों को जितलाएंगे, तो ये देखें आपके पास जनाब अली कार्टिसोल अपने ही लेवल को खुद ही मतलब कंट्रोल करता जा रहा है। कोई किसी को वो कहता है कि भाई इंक्रीज हुआ, नेगेटिव फीडबैक जाएगा कार्टिकोट्रोफ्स को, और फिर किसको जाएगा, कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को। अब मुझे एक बात बताएं, जब ये इनहिबिट होगा कार्टिकोट्रोफ्स, क्या एसीटीएच आएगा? जब एसीटीएच नहीं आएगा क्या ये स्टिमुलस यहाँ पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या कार्टिसोल रिलीज होगा? ना फिर नो। यही इसका मेथड है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब जिस चीज के लिए मैंने इसको बताया हॉस्पिटल के अंदर ये हम टेस्ट करते हैं, देखिएगा। अब ये जो कार्टिसोल है ना, ये जो कार्टिसोल है, अब इसके साथ एक बड़ी वेल मैनेज तरीके के साथ आपने इसको लिखना है कि कार्टिसोल, या फिर इसके साथ आप लोग लिख लें, ऐसे लिखें, आगे लिखें, आप एक नोट लिखें बल्कि इसके साथ, हाँ ये लिखें, ये लिख लिया, ओके, लिखे एक नोट। तो लिखें, ऊपर हेडिंग दें
कार्टिसोल फॉलो टू विच साइकिल। क्वेश्चन हमारे पास ये है, कार्टिसोल फॉलो टू विच साइकिल। नोट कार्टिसोल फॉलो टू विच साइकिल। और ये बिलीव मी हॉस्पिटल के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ओपीडी, फॉर इंपॉर्टेंट फॉर ओपीडी। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, इसको समझना होगा आपको कि भाई कार्टिसोल इज एन स्ट्रेस हार्मोन। हमने ये बात की है ना, इज एन स्ट्रेस हार्मोन, एक बात। और इसके बारे में ये याद रखिएगा, एंड फॉलो टू हसन जाओ यार, इनको कहो कि क्या कर रहे हो आप लोग, इतनी डिस्टर्बेंस। फॉलो टू सर्केडियन, आप लोग लिखें सर्केडियन, चले ये चल रहा है, सर्केडियन रिदम। किसको ये फॉलो करता है? सर्केडियन रिदम को ये फॉलो करता है। अब देखें जी, सर्केडियन रिदम ये लिखा हुआ है, एमसीक्यू आता है कि ये किसको फॉलो करता है, या ओपीडी के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन फॉलो टू सर्केडियन रिदम। आगे लिखे सर्केडियन रिदम बेसिकली क्या है कि साइकिल ऑफ 24 आवर्स। ये साइकिल क्या है? 24 आवर का एक साइकिल है, और इसी को हमने देखना है। अब इसी के साइड पे एक साइड पे लिख लें कि कार्टिसोल लेवल और नंबर 2 पॉइंट कार्टिसोल लेवल और हायर, कार्टिसोल लेवल और हाईएस्ट ये आपके पास हाईएस्ट है जस्ट बिफोर, ये फिजियोलॉजी है सारी, जस्ट बिफोर वेकिंग। हाँ जी, जस्ट बिफोर वेकिंग, मतलब आप मैक्सिमम कब तक बंदा उठ जाता है? आपके 8 AM तक उठ ही जाता है ना बंदा। तो इधर सामने इसके लिख लें अप्रोक्सीमेटली 8 AM, ठीक हो गया, 8 AM तक बंदा उठ जाता है। अच्छा जी, उस 8 AM टू 9 AM तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखिए एंड लोवेस्ट इन इवनिंग, इवनिंग में आपके पास लोवेस्ट होता है, और इवनिंग का मतलब कि मिडनाइट, और मिडनाइट कब होती है जी? 12 AM, ठीक हो गया। नहीं, मेरी बात समझे आप लोग? मैंने ये कहा कार्टिसोल किस लेवल पे ज्यादा होता है? हाईएस्ट किस लेवल पे होता है? 8 बजे, सुबह 8 बजे। और लोवेस्ट किस लेवल पे होता है? आपके पास मिडनाइट पे, ठीक है। अच्छा जी यार, एक कॉमन सेंस की बात है ना, आप अपने दिन के आगाज से ही स्ट्रेस लेते हैं ना। 8 बजे जब आते हैं यूनिवर्सिटी तो स्ट्रेस कब स्टार्ट होती है? 8 बजे। स्ट्रेस को फेस कौन करता है? कार्टिसोल। तो कार्टिसोल का लेवल कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि भाई हमने स्ट्रेस को फेस करना सारा दिन। तो रात को सुकून किस टाइम आता है? जिस टाइम हम स्ट्रेस हमारी खत्म होती है, रात को सोते वक्त ना 12 बजे ऑलमोस्ट हम सोते हैं ना, तो उस टाइम स्ट्रेस कम हो जाती है ना। तो जब स्ट्रेस कम होगी तो कार्टिसोल का लेवल भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना। तो ये फिजियोलॉजी है इसकी, ठीक है, नहीं समझे? लिखे जी, तो हाईएस्ट आपके पास होता है फॉर, लिखें फॉर प्रिपेयर टू बॉडी फॉर स्ट्रेस। ऐसे ही स्ट्रेस के लिए इसको क्या करता है? प्रिपेयर करता है। एंड अब मुझे मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये BRS में नहीं लिखा हुआ, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप हैरिसन की बुक पढ़ेंगे ना, और इसकी डेविडसन की बुक पढ़ेंगे, उसने साथ थोड़ी सी फिजियोलॉजी को डिस्कस किया है कि प्रिपेयर फॉर बॉडी फॉर द स्ट्रेस, ऐसी है ना, प्रिपेयर टू बॉडी फॉर स्ट्रेस। और मुझे आप ये बताएंगे
फिर 8 AM पे ACTH का लेवल क्या होगा डॉक्टर जैन? अगर आपने फॉर एग्जांपल पेशेंट आया, पेशेंट आपके पास 8 AM पे आया, आपने उसकी लैब करवाई, आपने देखा कार्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी टाइम लैब आपको ACTH के बारे में क्या बताएगी? डिक्रीज। वाई? क्योंकि इंक्रीज कार्टिसोल हाँ जी इनहिबिट टू कार्टिकोट्रोफ सेल्स इन द एपीएल फॉर कंट्रोल टू ओवन सेक्रीशन। अपनी सेक्रीशन अगर भाई कार्टिसोल बहुत ज्यादा है तो उसको हमें फिर ज्यादा करना है, कम ही करना है, तो फिर क्या होगा? डिक्रीज। अच्छा जी, प्रिपेयर टू बॉडी फॉर स्ट्रेस, ठीक होगा। तो यहां पे लिखें कार्टिसोल लेवल आर हाईएस्ट जस्ट बिफोर वॉकिंग एंड डिक्रीज ACTH। मेरी बात नहीं समझे आप लोग? ओके, तो यहां पे क्या होगा फिर? एंड यहां पे ACTH क्या होगा? इंक्रीज। जबरदस्त, ACTH इंक्रीज। ये पॉइंट क्लियर हो गए? अच्छा जी, अब ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दी हुई है, इसको भी नोट में लिखें क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से अगर कोई पूछे तो आप लोगों ने उसको बताना। सेल ऑफ APL, APL के अंदर सेल्स हैं, ठीक है, लिखें सेल्स ऑफ APL। मतलब जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की है, हाँ जी कार्टिकोट्रोफ सेल्स की बात की है ना एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में, तो हेडिंग दें सेल ऑफ APL। APL के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, यहां पे 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं। एक आपके पास है जी क्रोमोफिल सेल्स, और सेकंड आपके पास है यहां पे जनाब अली क्रोमोफोर सेल्स। और यहां पे जो क्रोमोफिल सेल्स हैं इनकी मैं बात करता हूं, यहां पे जो हमने लिया है कि ये कार्टिकोट्रोफ सेल कहां से आए, कि क्रोमोफिल सेल्स आगे आपके पास है जी एसिडोफिल सेल, ये एग्जाम के लिए नहीं जस्ट आपके नॉलेज के लिए, एसिडोफिल सेल्स, और आपके पास है बेजोफिल सेल्स। या वैसे बेजोफिल दूसरे भी तो होते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेजोफिल्स, ये बेजोफिल्स APL के हैं, ठीक है, बेजोफिल सेल्स ऑफ द APL। अच्छा, फिर यहां पे याद रखिए, ये रखिएगा कि ये जो बेजोफिल है इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है, इसकी 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? इसमें आप लोग लिखे थायरोट्रोफ सेल्स, थायरोट्रोफिक सेल्स, और इसमें आपके पास है जनाब अली जो कि थायराइड हार्मोन को रिलीज करते हैं, ठीक है। जो उसके बाद आप लोग लिखे जी इसमें कार्टिकोट्रोफ सेल्स, और ये तो आज आप लोगों ने पढ़े हैं ना कार्टिकोट्रोफ सेल्स, और इसके बाद एक है गोनेडोट्रोफ सेल्स। इसमें क्या है? गोनेडो, और ये किसके लिए? FSH एंड LH के लिए गोनेडोट्रोफ सेल्स। तो फिर आपके पास जनाब अली ऑन स्टिमुलेशन। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो भाई अगर हम कार्टिकोट्रोफ सेल्स की स्टिमुलेशन करते हैं तो यहां से रिलीज क्या होगा डॉक्टर आयशा? कार्टिकोट्रोफ सेल्स इन APL एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में अगर हम CRH से स्टिमुलेट करते हैं तो रिलीज क्या करेगा? ACTH। ऑन स्टिमुलेशन रिलीज टू हाँ जी किसको? ACTH। तो भाई आज के बाद मुझे ये बताएं, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कार्टिकोट्रोफ सेल्स किसकी टाइप है तो आप क्या बताएंगे? बेजोफिल की। बेजोफिल किसकी टाइप है? क्रोमोफिल सेल। और क्रोमोफिल सेल्स कहां पे हैं? आपके APL में। नहीं बात समझ? नेक्स्ट प्लीज, आगे देखें। अब एसिडोफिल। अब ये जो एसिडोफिल है ना, ये आपके पास होते हैं 2। एसिडोफिल में अगर मैं बात करूं तो एक आपके पास लैक्टोट्रोफ्स किसके लिए? भाई आप प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करते हैं ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करते हैं तो वो उसके लिए सेल्स जो आपके पास है लैक्टोफिल सेल्स, और जो आपके पास जनाबली सोमैटोट्रोफ सेल्स। कौन से? सोमैटोट्रोफ सेल्स। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात समझ आई है कि नहीं आई? 2 सेल एसिडोफिल के मैंने बता दिए, 3 सेल मैंने किसके बता दिए? बेजोफिल। उनमें से जिसके आज हमने डिस्कस किया वो आपके पास क्या है? कार्टिकोट्रोफ सेल्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट MCQs है जी। MCQs लिख लें। MCQs लिखें कि विच एड्रिनल हार्मोन फॉलो टू सर्केडियन
सर्केडियन रिदम। हाँ जी बताएंगे भाई। एड्रीनल हार्मोन आपने कितने पढ़े हैं? एल्डोस्टेरोन पढ़ा, कार्टिसोल पढ़ा, एंड्रोजेंस पढ़े। तो विच एड्रीनल हार्मोन फॉलो टू सर्केडियन रिदम? कार्टिसोल। ये लिख लें। ये एग्जाम में तो नहीं, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह के नहीं आते क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब कि यूएसएमएली प्लैब हो गया, एनएलई वगैरह, असेंबली वगैरह, उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं। हाँ ये यूनिवर्सिटी वगैरह में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे लिखें यार। अच्छा एक ये चीज भी लिखते जाएं चले। जहां पे आपने लिखा है ना सर्केडियन रिदम, उसके नीचे आपने ये नोट लिखना, पॉइंट लिखना है। मुझे आपने बताना है डॉक्टर उमैर कि 8 AM है, ठीक है, 8 AM है और पेशेंट की आपने किया जी लैब। ये जल्दी से मुझे बता दीजिए, आपने की है उसकी लैब। अब जब लैब आपने की है, लैब फॉर रूल आउट कार्टिसोल लेवल। अब 8 AM पे आपने पेशेंट को बुलाया और उसकी आपने करवाई लैब। तो सीरम कार्टिसोल का अगर आपने लेवल चेक किया 8 AM पे, तो यहां पे वैल्यूज क्या आएंगी? हाँ जी ओके, कार्टिसोल क्या होगा? इंक्रीज एंड एसीटीएच डिक्रीज होगा, ठीक हो गया। अच्छा नंबर 1 पेशेंट की बात आ गई। फिर एक पेशेंट आता है जी, आपको आप वार्ड में पेशेंट है, ठीक है, वार्ड के अंदर एडमिट पेशेंट है, तो आपको आपने कहा कि यार इसका कार्टिसोल का लेवल चेक करना है, ठीक है। तो आपने 12 AM पे क्या किया, पेशेंट की मतलब कि लैब करवाई और फॉर हाँ जी रूल आउट किसको किया जी? सीरम कार्टिसोल को। तो रूल आउट कार्टिसोल लेवल, इसके लेवल को आपने चेक करना है। अब मुझे ये इस पे क्या होगा? कार्टिसोल नो डिक्रीज। ये बात मैंने बतानी थी कि भाई कार्टिसोल लेवल एट नॉर्मल लेवल, ये नॉर्मल लेवल पे होता है, ठीक है। ये बात आपने डिक्रीज होगा तो वो तो एक स्टिमुलस है। फिर तो भाई ब्रेन तुम क्या कर रहे हो? सीआरएच को भेजो, सीआरएच आएगा कार्टिकोट्रॉप्स के पास, तो एसीटीएच नहीं आएगा। नॉर्मल मतलब बेजल लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो एट नॉर्मल लेवल, ठीक है, एंड एसीटीएच क्या होगा फिर? हाँ जी इंक्रीज। उम्र बताओ, एसीटीएच क्या होगा? इंक्रीज। नहीं बात समझे? ओके हाँ इवन देन कि आप इसको डिक्रीज भी ना करें, इसको भी लिखें एट नॉर्मल लेवल। एट हाँ जी, क्योंकि अगर ये भी कम होगा तो फिर भी ऊपर से स्टिमुलस आएगा एट नॉर्मल लेवल, ठीक है। हाँ पेशेंट के अंदर आगे हम बातें करेंगे कि डिफरेंट इसकी लैब्स आएंगी, ठीक है। अच्छा जी अब हेडिंग दे दें फंक्शंस ऑफ एसीटीएच। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या? सुन लें, हमने स्टार्ट किया एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में हमने सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि इसके 3 पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए कि इसका वेट कितना है, ये कहाँ पे है, इसका नाम क्या है। फिर मैंने ये बात किया कि जनाबली इसके पार्ट्स एंड लेयर पार्ट्स, और पार्ट्स से हमने बात की 2 पार्ट्स हैं इसके, एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स। फिर मैंने कहा कि इसकी लेयर्स हैं। लेयर्स में हमने ये बात की कि जनाबली जो एड्रीनल कॉर्टेक्स की फर्दर 3 लेयर जीआरएफ आर से हमने बात की। एड्रीनल मेडुला आगे अपने मतलब के सेट ऑफ हार्मोन देता है जिसका नाम कैटेकोलामाइंस है, ठीक है, ये हमने बात की। फिर उसके बाद हमने बात ये की है कि आपके पास जनाबली इसमें एक्सिस फॉर रिलीज ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एड्रीनल हार्मोन के एक्सिस के लिए हमने ये देखा कि आपके पास ब्रेन हाइपोथैलेमस पर काम कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड काम कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपके पास स्फिनाइड बोन में सेला टर्सिका के अंदर पड़ी होती है, ठीक है, फ्रॉम द एनाटॉमी। अब उसके बाद यहाँ पे जनाबेली आपके पास क्या है कि वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हाइपोथैलेमस से आपके पास सीआरएच आता है। सीआरएच कहां पे आता है? कार्टिकोट्रोफ सेल्स। कार्टिकोट्रोफ सेल्स इज अ पार्ट ऑफ द बेसोफिल सेल्स, ऐसे ही है ना। अच्छा जी ये यहां से रिलीज करता है ऑन द स्टिमुलेशन। जनाबली आपके पास क्या रिलीज करता है? एसीटीएच स्टिमुलेट करता है किसको? आपके पास एड्रीनल कॉर्टेक्स की लेयर्स को, वहां से अपने अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर हम कार्टिसोल की बात करें तो कार्टिसोल हमने ये बात की है कि वो अपनी सेक्रेशन को खुद ही मतलब कि रेगुलेट करता है। कैसे? अगर इसका लेवल इंक्रीज होगा तो वो आपके पास क्या करेगा? सीआरएच को इनहिबिट करेगा, वो आपके पास कार्टिकोट्रोफ सेल्स को इनहिबिट करेगा, ठीक है, ये बात है। फिर आपने ये देखा सर्केडियन रिदम क्या है? सर्केडियन रिदम फॉलो करता है किसको? आपके पास कार्टिसोल लेवल को। अगर वो इंक्रीज है, इंक्रीज लेवल उसका किस लेवल पे होता है? 8 AM पे। और उसके बाद जनाबली डिक्रीज एट नॉर्मल लेवल कहां पे है? जनाबली मिडनाइट क्या? 12 AM पे। हेडिंग दे दें फंक्शन ऑफ एसीटीएच। नंबर क्या है?
हाँ जी, नंबर 3 ना, फंक्शन ऑफ, समझ आ रही है, फंक्शन ऑफ ACTH। भाई अब ACTH का तो पता ही है ना, कहां से आता है, क्या हिसाब किताब है। अच्छा जी, ACTH के बारे में डिपेंड करते हैं, ACTH की जो फंक्शन है ना, डिपेंड अपॉन, लिखें ACTH फंक्शन ऑफ ACTH डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। भाई डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। यहाँ तो दो ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो ये माइल्ड हो सकता है, यहाँ तो ये क्या हो सकता है, इंक्रीज, ऐसे ही है ना। तो लिखे जी एक साइड पे माइल्ड कंसंट्रेशन, मेरी बात आ रही है, माइल्ड कंसंट्रेशन, और दूसरी साइड पे क्या है जनाबेली, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, माइल्ड कंसंट्रेशन एंड हायर कंसंट्रेशन। अब माइल्ड कंसंट्रेशन में आपके पास क्या चीज है जनाब, माइल्ड कंसंट्रेशन में ऑफ ACTH और हायर कंसंट्रेशन ऑफ ACTH, ठीक हो गया, दो ही चीजें हैं। अब जो माइल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ACTH है ना, इसका रिजल्ट देख लें, रिजल्ट इसका देखें जरा। मतलब जब ACTH कम रिलीज होगा ना, उसका जो रिजल्ट हमारे पास होगा, ओनली कॉर्टिसोल विल बी इन एक्सेस, ओनली कॉर्टिसोल विल बी इन एक्सेस। भाई मुझे एक बात बताएं, आप लोगों के माइंड में ये भी चीज हो सकती है कि सर आपने यहाँ पे सिर्फ कॉर्टिसोल की क्यों बात की है, एल्डोस्टेरोन को क्यों नहीं डिस्कस किया। एक चीज है ना, तो मैंने पीछे क्या लिखा है, स्टिमुलाई फॉर एड्रीनल कॉर्टेक्स लेयर, तो मेनली स्टिमुलस ATH किसका है, जोना फेसिकुलेटा का, जोना रेटिकुलरिस का, मेनली स्टिमुलस फॉर ग्लोमेरुलोजा, वो आपके पास क्या, हाइपरकलीमिया, एंजियोटेंसिन 2, ये बात की है ना, तो इसलिए कॉर्टिसोल को मैंने डिस्कस किया। आगे बात करेंगे उसकी भी, ओनली कॉर्टिसोल विल बी इन एक्सेस, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसका लिखेंगे रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है, और ये सारी फिजियोलॉजी क्लिनिकल में इंशाल्लाह काम आएगी। लिखें जी इसका रिजल्ट ये है कि इंक्रीज होगा कॉर्टिसोल, मेनली कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा, और इसके साथ साथ बाइलेटरल, भाई एड्रिनल ग्लैंड आपकी दोनों साइडों पे है ना, तो लिखें बाइलेटरल। अब मेरी एक आपसे बात है, मुझे आप बताएंगे डॉक्टर नकवी साहब, जब ACTH का लेवल पीछे से बहुत ज्यादा आएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स ज्यादा से ज्यादा काम करेगी ना, ज्यादा से ज्यादा काम करेगी तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे ना, जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो आपके पास एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होगा ना, तो लिखें बाइलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, इसका रिजल्ट बाइलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ये आगे इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब पता आप लोगों को इसमें एक MCQ आता है, इसमें एक MCQ आता है, और MCQ आपके पास क्या है कि लो डोज डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट, हाई डोज डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट, और MCQ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोगों को ये लिखवाना है, डोंट वरी। जस्ट मैं ये बात कर रहा हूं, मुझे एक बात बताएं, कुछ लोग बड़े कमीनापन करते हैं, कुछ लोग खानदानी होते हैं, कुछ लोग मतलब कि बड़ी अपनी कमीनियत पे मतलब पहुंच जाता है एक बंदा। देखें जो खानदानी का पता ऑपोजिट क्या है, नो, और इसके अलावा खानदानी, यार वो कहते हैं तुम बड़े खानदानी हो, इसका ऑपोजिट पता क्या है, खानदानी कहते हैं किसको है, खानदानी कहते हैं जो बाइज्जत बाकरदार बाहतराम, जो बाइलम बाशौरत शिदायत वाला हो, ठीक है, एहतराम वाला हो, इनको कहते हैं ना तो खानदानी है, जो मतलब कि रिस्पेक्ट रखता हो, जिसको पता हो चलना कैसे, बोलना कैसे है, कहां पे कौन सी बात करनी है, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, यही खानदानी लोग हैं ना, जो मतलब कि दारगुजर करने की सलाहियत रखते हो, यही खानदानी लोग हैं ना। इसके ऑपोजिट क्या है, इसके ऑपोजिट है कमीना इंसान, ठीक है, कमीने को कहते हैं, मतलब इसका ऑपोजिट लिया,
कमीना इंसान वो है ना जो डरपोक हो ना, डरपोक हो, जो बाइज्जत, जो शिजायत वाला ना हो, जो मतलब कि मतलब कि खर्च करने में बड़ी कंजूसी करे, ये वो सारी चीजें, ठीक है, जिसको बोलने रूल एंड रेगुलेशन का ना पता चले, ठीक है। तो ये कमीनियत है ना अपनी, जो मतलब कि अपना फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डॉक्टर जैन है और डॉक्टर जुबैर का नुकसान किया है, ठीक है, और डॉक्टर जुबैर ने कहा कि नहीं भाई अब सिर्फ मैं आपको अलार्मिंग साइन देता हूं कि मैंने आपको नुकसान जरूर करना है, लेकिन जितना आपने मेरा नुकसान किया ना मैंने इससे कई डबल आपसे करना है। तो डॉक्टर जुबैर ने एक तरह से क्या किया मतलब वो क्या, कुछ लोग बड़ी कमीनियत पे अपनी उतर आते हैं, वो कम नुकसान जिसने किया है उसका ज्यादा करने पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, इन लोगों से थोड़ा सा दूरी है, ठीक है। सो बहरहाल कमीनियत पे आपके पास कौन उतरेगा, जब मेरी बात सुन ले प्लीज, कमीनियत बड़ा कौन करता है फिर, जब आपके पास कॉर्टिकोट्रॉफ का एडिनोमा होता है ना कैंसर, तो कैंसर क्या करेगा, वो कमीनियत पे वो नहीं सुनता किसी की भी। अगर उसने थोड़ा सा नुकसान किया है ना किसी ने उसका, तो वो क्या करेगा, अब भाई मैंने नहीं किसी को सुनना, ठीक है। तो उसमें वो एसीटीएच का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा ना, अड्रीनल ग्लैंड्स आपकी ज्यादा से ज्यादा काम करेंगी ना। तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसमें फिर क्या होगा, एड्रीनल हाइपोप्लेजिया वगैरह होगा, ठीक है। तो इसलिए कमीनियत पे नहीं आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, डेक्सामेथासोन इज वन ऑफ द स्टीरॉइड, और स्टीरॉइड इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस करता है ना। तो इम्यून सिस्टम जब अपनी बॉडी का जो सिस्टम है वो कंट्रोल होगा ना, स्टीरॉइड देने से अपनी बॉडी की मतलब सप्रेशन होती है। तो जब हम डेक्सामेथासोन देंगे, होना तो ये चाहिए कि भाई एसीटीएच का लेवल आपके एसीटीएच की जो सिक्रीशन है वो कम हो, क्योंकि ये जो आपके पास मतलब सिस्टम है ये सप्रेस करेगा ना, होना तो यही चाहिए ना, क्योंकि बस स्टीरॉइड दे रहे हैं। अगर आपने लो डोज दी, हाँ ये तो सबर कर लेगा। अगर आप जो बंदा थोड़ा कमीना होता है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे ना तो वो बंदा कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जो इंतहाई कमीना इंसान है उसको आप थोड़ा भी प्रेशर देंगे वो और ज्यादा करेगा, वो कहेगा भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे प्रेशर की, ठीक है। अब इसको आपने लो डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट जब किया, ये तो बंदा कहेगा ठीक है भाई मैं तो बाहर आ गया, मैं तो आइंदा मतलब नहीं एसीटीएच को रिलीज करूं। लेकिन ये जो कमीना इंसान है ये क्या करेगा, एडिनोमा कैंसर, ये कहेगा नहीं भाई तुम कौन हो, तुम क्या करने आए हो, ठीक है। तो ये अपना काम करता जाएगा, इसलिए बायलेटरल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया होगा। इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, इन क्लिनिकल मेडिसिन। तो ये एक टेस्ट आता है, एमसीक्यूज है, लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट, डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट, ये लिखा हुआ, ठीक है, सुप्रेशन टेस्ट। और आपके पास क्या है, हाई डोज, हाई डोज। और फिर मुझे ये बताएं बीइंग अ गुड डॉक्टर, अगर आपने कार्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, हाई डोज करेंगे ना, हाई डोज डेक्सामेथासोन मेथासोन सुप्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। हाँ, एनी क्वेश्चन प्लीज, बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ जी, अच्छा जी। हेडिंग दे दें, जैन ये करो।